रागिनी की नई नई शादी हुई थी और आज उसकी पहली रसोई थी। सासू माँ, मुझे खाना बनाने का बड़ा शौक है। मैं अभी आप सभी लोगों के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाकर लाती हूँ। बहू, इस घर में खाना बनाने वाला कोई नहीं था। तेरे आने के बाद ये समस्या दूर हो जाएगी। कुछ मेहमान आए हुए हैं, जल्दी से सबके लिए कुछ न कुछ बना दे। रागिनी उसी वक्त घर के बाहर गई। उनके घर के बाहर एक नीम का बहुत बड़ा पेड़ लगा हुआ था, जिससे उसने बहुत सारी नीम की पत्तियां तोड़ी और अपने किचन में मिलाकर रख दी। सबसे पहले मैं नीम के पकौड़े बना देती हूँ। उसके बाद रात के खाने के लिए मैं नीम की सब्जी, नीम के पराठे और नीम की पूड़ियां बनाऊंगी। रागिनी ने नीम के पकौड़े और नीम की चटनी बनाई। बाहर सभी मेहमान खाने का इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर में रागिनी सबके लिए खाना बनाकर ले आई। तभी उसका पति विक्रम बोला, ऐसी हरी भरी पकौड़ियाँ मैंने आज पहली बार देखी है, पर ये हरी चटनी मुझे बहुत पसंद है। अरे, ये पकवान देखने में तो बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। हमारे घर में साक्षात अन्नपूर्णा आई है। ये ले बहू, खाने से पहले ही तुझे नेक दे देता हूँ। अरे जीजा जी, पहले खाना खाकर तो देख लीजिए। तू कैसी बातें कर रही है? देख नहीं रही पकौड़ियाँ देखने में कितनी अच्छी लग रही हैं। चल अब तू कंजूसी मत दिखा। तू भी बहू को 11,000 का नेक दे दे। विक्रम की मौसी ने मजबूरी में रागिनी को पैसे पकड़ा दिए। उसके बाद सभी ने पकौड़ी उठाई और हरी हरी चटनी में लगाकर खाना शुरू किया। लेकिन जैसे ही सबने पहला निवाला खाया, वैसे ही सबका मुंह बनने लगा। बहू, ये क्या किया? पकौड़ी और चटनी दोनों में ही तूने नीम के पत्ते डाले हैं क्या? पूरा मुंह कड़वा हो गया। अरे सासू माँ, नीम तो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होता है। मैं तो हर रोज नीम की बनी हुई चीजें खाती हूँ, तभी तो मेरा रंग इतना साफ सुथरा है। अरे रागिनी, लेकिन इतना ज्यादा नीम हर किसी चीज में नहीं डाला जाता। हर कोई बीमार आत्मा है क्या जो तू हमें नीम खिला रही है? अरे चलो चलो, सारा मूड ही खराब हो गया। विक्रम, तुम्हारी बीवी तुम्हें मुबारक हो। इसके हाथ के बने कड़वे नीम का खाना तुम लोग खाना, हम लोग तो अपने घर जाकर खाएंगे। चलो चलो सब लोग चलो। सारे मेहमान अपने अपने घर चले गए। अब उस घर में विक्रम और उसके माँ बाप बचे थे। रागिनी, अब रात हो गई है। रात के खाने में नीम की पत्ती बिल्कुल मत डालना। ठीक है जी, मैं कोशिश करूंगी। कोशिश नहीं, अगर नीम की एक भी पत्ती तुमने खाने में डाली ना, तो समझ लेना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। खैर, रागिनी ने उस वक्त कोई जवाब नहीं दिया और किचन में खाना बनाने चली गई। इस बार खाना बनाने में उसे बहुत टाइम लग गया। अरे बहू, खाना बनाने में तुझे बहुत टाइम लग गया। कितना टाइम और लगेगा? बस माँ, बन गया है, लेकर आ रही हूँ। माँ, आज रागिनी को मैंने बहुत हड़काया। उससे बोला कि अगर नीम तूने खाने में डाली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शायद पहली बार बिना नीम के खाना बना रही है, इसी वजह से उसे लेट हो रहा है। विक्रम बेटा, यह तूने बिल्कुल सही किया। रागिनी सबके लिए ढेर सारा खाना बनाकर लाई। अच्छा हुआ रागिनी, तुमने खाने में आज नीम नहीं डाली। चलो अब जल्दी से सब लोग खाना खा लेते हैं। सभी लोग खाना खाने लगे, लेकिन एक बार फिर से सबका मुंह बन गया। बहू, विक्रम ने तुझे मना किया था ना, फिर भी तूने नीम के पत्ते डाल दिए। सासू माँ, मैंने नीम के पत्ते बहुत कम डाले हैं, ज्यादा नहीं डाले। हाँ, बहू ने बात तो सही कही। खाना इतना ज्यादा कड़वा नहीं लग रहा जितना सुबह पकोड़े लग रहे थे। धीरे धीरे सीख जाएगी बिना नीम के खाना बनाना। अरे नीम चाहे कम डालो या ज्यादा, नीम की कड़वाहट मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। आप लोग खा लो, मैं बाहर जाकर खाकर आता हूँ। खैर, उसके सास ससुर ने बड़ी मुश्किल से थोड़ा बहुत खाना खाया और सो गए। विक्रम बाहर होटल से जाकर खाना खाकर आ गया। रागिनी को तो नीम का खाना पसंद ही था, इसलिए उसने पेट भर कर खाया। अगले दिन सुबह सुबह रागिनी ने जब चाय बनाई तो चाय में भी नीम पड़ी हुई थी। विक्रम, बहू ने तो चाय में भी नीम की पत्तियां डाल दी। बिना नीम के ये कुछ भी खाती पीती नहीं है क्या? खाना तो अच्छा बनाती है, लेकिन हर खाने में नीम डाल देती है। ये सबसे बुरी आदत है। माँ, अब आप ही बताइए मैं क्या करूँ? इस बात के लिए उसे मार तो नहीं सकता, क्योंकि खाना तो अच्छा ही बनाती है। बस नीम की पत्तियां डाल देती है हर खाने में। इस बात से कैसे छुटकारा पाया जाए, इसका कोई उपाय बताइए। मैंने देखा है रागिनी बहू घर के बाहर जाती है और हमारे घर के बाहर जो नीम का पेड़ लगा हुआ है ना, उस पेड़ से ढेर सारी नीम की पत्तियां तोड़ लाती है और अपने किचन में रख लेती है। पूरी रसोई में नीम के पत्ते ही बिखरे पड़े रहते हैं। खाने की रसोई ना होकर नीम की रसोई बना रखी है उसने। तू ऐसा कर, वो नीम का पेड़ कटवा दे, उसके बदले हम कोई दूसरा पेड़ लगा देंगे। पिताजी, आपने ये बात बिल्कुल सही कही। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। और माँ, आप किचन में जाइए, जितने भी नीम की पत्तियां हैं सब कूड़ेदान में फेंक दीजिए। विक्रम ने कुछ मजदूरों को बुलाकर वो नीम का पेड़ कटवा डाला
और उसकी जगह कोई दूसरा पेड़ लगा दिया। अगले दिन उसकी सास ने रागिनी से कहा, बहू, अब तेरी नीम की रसोई हमने खत्म कर दी है। अब जल्दी से जा और हम सबके लिए अपने हाथ का स्वादिष्ट खाना बना दे, क्योंकि खाना तो तू स्वादिष्ट बनाती है, बस नीम डाल देती थी, लेकिन अब हमने नीम का नामो निशान मिटा दिया है। खैर, रात में रागिनी ने सबके लिए खाना बनाया। क्या बात है बहू, आज पहली बार तूने बिना नीम के खाना बनाया होगा। अब जल्दी से टूट पड़ते हैं। सभी लोगों ने खाना खाना जैसे ही शुरू किया, वैसे ही फिर से उनके मुंह में नीम की कड़वाहट आने लगी। सभी लोग हैरान हो गए। विक्रम, तूने तो नीम का पेड़ काट दिया था ना, और मैंने नीम की रसोई भी खत्म कर दी थी, फिर इसने इतने सारे नीम के पत्ते खाने में कैसे डाल दिए? सासू माँ, मैं क्या करूं? जब तक खाने में मैं नीम नहीं डालती हूँ तब तक मेरा खाना बनाने में मन ही नहीं लगता। मेरी बचपन से ही बुरी आदत हो गई है। मैं बाजार गई थी तो रास्ते में एक नीम का पेड़ मिला, तो उसी पेड़ से मैं पत्तियां तोड़ लाई। तो इस तरह लाख कोशिशों के बावजूद रागिनी ने बिना नीम के खाना बनाना बंद नहीं किया। वो शरबत भी बनाती थी तो उसमें भी नीम का रस डाल देती थी। सारे लोग नीम का खाना, नीम का नाश्ता, नीम की चाय, नीम का पानी, नीम का शरबत खाकर बोर हो गए थे। एक दिन विक्रम ऑफिस से जब घर लौट रहा था तो घर ना जाकर वो सीधा अपने दोस्त डॉक्टर अजय के पास चला गया। अरे कैसे हो डॉक्टर साहब? अरे विक्रम, तो आज बड़े दिनों बाद आया। और मुझे डॉक्टर साहब कहना बंद कर। हम दोनों बचपन से एक साथ एक स्कूल में पढ़े हुए हैं। मैं डॉक्टर बन गया और तू बड़ी कंपनी का मैनेजर बन गया। मैंने तो तुझे कभी साहब नहीं कहा। यार, मैं तुझे रिस्पेक्ट नहीं दे रहा हूँ। तू जो काम कर रहा है ना, मैं उस काम को रिस्पेक्ट दे रहा हूँ। लोगों की जान बचा लेना ये बहुत बड़ा काम है। डॉक्टर को दूसरा भगवान कहा जाता है। मैं उस दर्जे को इज्जत दे रहा हूँ। अच्छा ठीक है, लेकिन तू परेशान लग रहा है। कोई बात हो गई क्या? भाभी जी से कहीं लड़ाई झगड़ा तो नहीं कर लिया? अरे नहीं अजय, तू तो मेरे माँ बाप को जानता ही है। मेरे माँ बाप ने मुझे कभी लड़ाई झगड़ा नहीं सिखाया, सबकी इज्जत करनी ही सिखाई है। बात दरअसल ये है कि विक्रम ने नीम की रसोई वाली सारी बात डॉक्टर अजय को बताई। फिर डॉक्टर अजय ने इस बात का निवारण भी विक्रम के कान में बता दिया। घर पहुंचते ही विक्रम ने अपने माँ बाप को सारी बात बताई। बहू, हमने आज से फैसला किया है कि हम भी आज के बाद नीम का बना हुआ खाना ही खाएंगे। हमने तुझे लाख बार मना किया पर तू तो मान नहीं रही, तो हमें ही झुकना पड़ेगा। सासू माँ, आप ऐसा मत बोलिए। मैं आप लोगों को झुकाना नहीं चाहती, लेकिन मेरी आदत है तो क्या करूं? कोई बात नहीं बहू, तू जा, हम सबके लिए खाना बना कर ला। रागिनी खुशी खुशी सबके लिए खाना बनाकर लाई। इस बार सबने जबरदस्ती पेट भरकर सारा नीम का खाना खा डाला, लेकिन खाना खाते ही सब अचानक बेहोश होने लगे। विक्रम ने बेहोश होते होते रागिनी से कहा, रागिनी, मेरे फोन में डॉक्टर अजय नाम से एक नंबर सेव है, जल्दी से उन्हें बुला लो। लगता है हाँ, हमें कुछ हो गया है। रागिनी उनकी ये हालत देखकर परेशान हो गई। उसने तुरंत फोन करके डॉक्टर अजय को बुला लिया। डॉक्टर अजय ने सबकी जांच की और सभी को इंजेक्शन लगाने का नाटक किया। अब सभी लोग होश में तो थे, लेकिन बिस्तर पर निढाल होकर लेटे हुए थे। देखो भाभी, ये सब कुछ ज्यादा नीम खाने की वजह से हुआ है। मैं मानता हूँ कि नीम खाना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। जिस तरह दवाइयाँ हमारी बीमारियों को दूर करती है, वैसे ही नीम भी हमारी बीमारियों को दूर करता है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम अपने खाने में दवाइयाँ मिलाकर खाने लगे। बिना बीमारी के अगर हम ढेर सारी दवाइयाँ खाने लगेंगे तो वो हमें नुकसान करेगी। आज के बाद अगर आप लोगों ने नीम खाना बंद नहीं किया तो आप लोगों की हालत बहुत बुरी हो सकती है। फिर मैं भी नहीं बचा पाऊंगा किसी को। डॉक्टर की ये बात सुनकर रागिनी घबरा गई। नहीं डॉक्टर साहब, मेरी वजह से किसी की जान चली जाए ऐसा मैं नहीं चाहती। मैं कसम खाती हूँ, आज के बाद मैं नीम की रसोई हमेशा हमेशा के लिए बंद करके बिना नीम वाला ही खाना बनाऊंगी। संध्या शादी होकर अपने ससुराल पहुंची। अगले दिन वो सोकर उठी तो वो अपनी सास से बोली, माँ जी, मुझे नहाने जाना था, बाथरूम कहाँ पर है? कौन सा बाथरूम? हमारे घर में कोई गुसलखाना नहीं है। सब लोग तो घाट पर नहाते हैं और मैं यहीं आंगन में नलके पर नहा लेती हूँ। माँ जी, घर में नहाने का बाथरूम नहीं है और आप आंगन में नहा लेते हो। ऐसे में कोई अचानक आ जाए तो? आ जाए तो क्या, साड़ी पहनकर नहाती हूँ, फिर गीली साड़ी बदल देती हूँ। तुम्हें नहाना है तो सामने नल पर ऐसे ही साड़ी समेत नहा लो, फिर अंदर जाकर कपड़े बदल लेना। नहीं माँ जी, मैं खुले में नहीं नहा सकती, मेरे लिए बहुत मुश्किल है। आप आंगन में एक बाथरूम बनवा दो, मेरे लिए आसानी हो जाएगी। नहीं, अभी इतने पैसे नहीं है कि हम आंगन में बाथरूम बनवा सके। अभी जैसे गुजारा चल रहा है चलने दो। अभी तुम्हें 2 दिन आए हुए नहीं हुए और तुमने नई नई फरमाइशें रखनी शुरू कर दी। संध्या कमरे में आ जाती है और अपने पति सुमेर से इस बारे में बात करती है।
संध्या थोड़ा समय दो, मैं मौका देखकर इस बारे में बात करता हूँ। अभी कहूंगा ना तो सारी बात तुम पर आ जाएगी कि तुमने मुझे ये बात कहने के लिए बोला है। मैं कर लूंगा बात, तुम परेशान मत हो। अभी जैसे तैसे देख लो, कुछ कर लो। अच्छा, मैं घाट पर नहाने जा रहा हूँ। सुमेर घाट पर नहाने चला गया। संध्या ने देखा कि उसकी सास आंगन में हैंडपंप के नीचे बैठकर नहा रही है। संध्या को यह सब बहुत अजीब लग रहा था। अगले कुछ दिनों तक संध्या नहा ही नहीं पाई, जिस वजह से उसे बहुत परेशानी हो रही थी। फिर एक दिन संध्या ने विचार किया कि अब बाथरूम नहीं है तो वो रसोई में नहाएगी। क्या तुम रसोई में नहाओगी बहू? ये कैसी बातें कर रही हो? भला कोई रसोई में भी नहाता है? तो जब नहाने की जगह ही नहीं होगी तो मैं रसोई में ही नहाऊंगी ना माँ जी। जब हमारे घर में बाथरूम ही नहीं है नहाने वाला तो मैं और कहाँ जाकर नहाऊं? मैं ऐसे खुले में नहीं नहा सकती। या तो फिर आप बाथरूम बनवा दो। नहीं, बाथरूम अभी नहीं बनेगा। तुम्हें जो करना है करो। ठीक है, तो फिर मैं रसोई में नहाने जा रही हूँ और अब से मैं सुबह रसोई में ही नहाया करूंगी। और उस दिन के बाद संध्या रसोई में नहाने लगी। वो सुबह जल्दी उठ जाती और रसोई में नहा लेती। ऐसे ही अब रोजाना चलता रहा। एक दिन गांव में किसी रिश्तेदार के घर शादी थी। सबको समय से पहुंचना था और संध्या के घर में सब लोग सुबह सुबह नहा धोकर तैयार हो चुके थे। सुमेर बेटा, संध्या कहाँ है? उसे बोल दो जल्दी तैयार हो जाएगी। माँ, अभी तो वो नहाने ही नहीं गई है, अपने कपड़े प्रेस कर रही थी। चाचा का कब से फोन आ रहा है, सारे मेहमान पहुंच रहे हैं। तो एक काम कर, मैं बहू को लेकर आती हूँ, तब तक तुम लोग पहुंच जाओ। वहां कोई तो मौजूद हो। ठीक है, फिर मैं जा रहा हूँ, तुम संध्या को लेकर आ जाना। सुमेर पहले चला जाता है। संध्या अपने कपड़े प्रेस करके रसोई में नहाने चली जाती है। तभी सुमेर का चचेरा भाई महेंद्र आ जाता है। अरे महेंद्र बेटा, तू क्या हुआ? सुमेर तो पहुंच गया है ना? हाँ, मैं तो आपको लेने आया था। ताई जी, माँ ने आपको जल्दी बुलाया है, आपकी कुछ रस्मों की जरूरत है। अच्छा संध्या बहू, मैं सुमेर को भेज देती हूँ, वो तुम्हें आकर ले जाएगा। मुझे वहां सब बुला रहे हैं, तब तक तुम नहाकर तैयार हो जाओ। संध्या रसोई में से आवाज लगा देती है। हाँ हाँ माँ जी, कोई बात नहीं, आप जाओ और इन्हें भेज देना, तब तक मैं तैयार हो जाती हूँ। संध्या रसोई में नहाती रही और उसकी सास महेंद्र के साथ शादी वाली जगह पर चली गई। उधर संध्या की सास शादी की रस्मों में लग गई और उसे याद ही नहीं रहा कि संध्या घर पर है। माँ, संध्या कहाँ है? मैं बहुत देर से ढूंढ रहा हूँ, वो तो तुम्हारे साथ आने वाली थी ना। हे भगवान, मैं तो भूल ही गई। मैंने उसे बोला था कि मैं तुझे उसे घर लाने के लिए भेज रही हूँ। अरे तू जल्दी से घर जा, वो तेरा इंतजार कर रही होगी। या रुक, मैं भी साथ चलती हूँ, मुझे जरा साड़ी ठीक करनी है। सुमेर अपनी माँ को लेकर वापस घर जाता है, पर संध्या पूरे घर में कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। माँ, संध्या तो अपने कमरे में नहीं है, वो कहाँ चली गई? सुमेर बेटा, रसोई अभी भी बंद है, जरा एक बार दरवाजा बजा। संध्या, संध्या। माँ, अंदर से तो कोई आवाज नहीं आ रही। संध्या ठीक तो है ना? ऐसे कैसे? संध्या बहू, ओ संध्या बहू। सुमेर और उसकी माँ काफी देर तक रसोई का दरवाजा बजाते रहे, पर अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। आखिरकार रसोई का दरवाजा तोड़ दिया गया, पर सुमेर और उसकी माँ ने जब रसोई के अंदर देखा तो वो घबरा गए। संध्या रसोई में बेहोश पड़ी हुई थी। सुमेर दौड़कर पास के डॉक्टर को लेकर आया। कुछ देर बाद संध्या को होश आया, तब उसने सच बताया। मैंने नहाकर जैसे ही कपड़े पहने और बाहर आने लगी तो मुझसे रसोई के अंदर की कुंडी ही नहीं खुली। बहुत देर तक मैं कोशिश करती रही, पर कुंडी खुल ही नहीं रही थी। वो चिटकनी पूरी तरह से मुड़ी हुई थी। मेरे हाथ में भी चोट लग गई। रसोई अंदर से बंद थी, मुझे घुटन हो रही थी, जिस वजह से मेरी सांस घुटने लगी और मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब बेहोश हो गई। संध्या बहू, मुझे माफ कर दे, सब गलती मेरी ही है। मैं ही हूँ जो घर में नहाने का बाथरूम नहीं बनने देती। नहीं, अब और नहीं, मैं अपनी बहू की जान के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती। सुमेर बेटा, तू कल ही मजदूरों को बुला कर ला और घर में नया बाथरूम बनवा दे। मेरी बहू अब नहाने के लिए परेशान नहीं होगी। अब मेरी बहू रसोई में नहीं बल्कि नए बाथरूम में नहाएगी। उस दिन संध्या सचमुच बहुत घबरा गई थी, क्योंकि उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। संध्या की सास अपनी गलती को स्वीकार कर लेती है। कुछ दिनों में घर में नया बाथरूम बन जाता है। अब संध्या ने रसोई की जगह नए बाथरूम में नहाना शुरू कर दिया। नया बाथरूम बनने से घर में बहुत सुविधा हो गई। अब संध्या की सास भी बाथरूम में नहाती और सुमेर भी। संध्या को खुशी थी, भले ही उस दिन उसके साथ गलत हुआ, पर उस गलती से उसकी सास ने सीख ले ली और अपनी गलती का सुधार किया।